नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों नॉर्मली हम लोग एसआईपी करते हैं, कोई ना कोई हमारा टारगेट होता है कि मुझे फ्यूचर में ये काम करना है, वो काम करना है और मैं अपनी एसआईपी करूंगा, यानी कि गोल बेस्ड एसआईपी हम लोग करते हैं। इसके रिगार्डिंग वीडियोस भी मैंने काफ़ी बनाई हुई हैं कि कैसे आप अपने गोल को ध्यान में रखते हुए एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो में जो स्पेशली गोल मैंने रखा है वो रखा है बच्चों की एजुकेशन के लिए। आप देख भी सकते हैं, टॉपिक आपके सामने है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। अगर हमें बच्चों के फ्यूचर के थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि यार बच्चे जब हमारे 10th 12th में होंगे या उसके बाद आगे की पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए भी तो हमें फंड्स की ज़रूरत होगी ना, तो उसके लिए भी एक हमें एसआईपी अभी से ज़रूर शुरू करनी चाहिए। तो किस तरह से हम उस एसआईपी को शुरू कर सकते हैं, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम उसके लिए बढ़िया रह सकती है, कैसे हम लोग एक गोल बेस्ड एसआईपी कर सकते हैं, वो हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाकर लाता हूं, तो इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि ये वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, क्योंकि आप लोग जब बताएंगे वीडियोस कैसी लग रही है उसी के आधार पर फिर मैं आगे वीडियोस बनाता हूं, तो मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊंगा अगर मुझे पता रहेगा कि जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बारीकी से टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 गोल्डन रूल्स पर मैं बात करूंगा। अगर आपने प्लान कर लिया है कि मुझे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए एसआईपी करनी है, तो 3 गोल्डन रूल ऐसे हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। पहला है स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। मान लीजिए आपका बच्चा अभी छोटा है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, जिस एज में भी है, लेकिन अगर आपने आज सोचा है तो इसको बहुत ही जल्दी स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आज वीडियो देखी, अच्छा लगा कि ठीक है करेंगे और उसके बाद भूल गए। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। ठीक है, इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं करना है। देखिए इन्फ्लेशन, महंगाई, अब आज की डेट में अगर हम देखें तो महंगाई दर 6% के आसपास है। अब मान लीजिए आज आपने एसआईपी शुरू करी, आपको लग रहा है कि 10 साल बाद मुझे लगभग 15 लाख रुपए की ज़रूरत है या 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन भैया महंगाई को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये जो 20 लाख रुपए हैं ये 10 साल के बाद, 12 साल के बाद इनकी वैल्यू घट जाएगी। तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए एसआईपी करनी है। ऐसा नहीं है कि आज एसआईपी का एक छोटा सा अमाउंट सिलेक्ट कर लिया और इजी वे में चला दी एसआईपी और लगा कि चलिए अब तो बच्चे की जो हायर एजुकेशन है उसका इंतजाम हो गया, लेकिन उस समय पर महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए जो एसआईपी अमाउंट है उसको बढ़ाना है, उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए। कैसे वो भी बताऊँगा। ठीक है, एसआईपी कैलकुलेटर ज़रूर यूज़ करना है। देखिए अगर हम एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें एक आइडिया नहीं मिलेगा कि कितने की एसआईपी से कितना पैसा बन सकता है। इसका यूज़ कीजिए। एसआईपी कैलकुलेटर का बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, डायरेक्टली गूगल पर भी लिख देंगे एसआईपी कैलकुलेटर, ईजी है, मिल जाएगा। उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं 5,000 की एसआईपी कर रहा हूँ, 10,000 की एसआईपी कर रहा हूँ, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आप रख सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम को देखकर, कितने फ्यूचर में अगर मिल जाते हैं तो कितना पैसा बन सकता है। इससे एक बेसिक आइडिया होता है और आप थोड़ा सा उसको समझते हैं कि हाँ मुझे कितने की एसआईपी करनी चाहिए। तो ये 3 गोल्डन रूल्स हैं, इनको ज़रूर ध्यान में रखते हुए आपको एसआईपी करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज फॉर चाइल्ड एजुकेशन। अब बच्चे की जो एजुकेशन के लिए आप कैटेगरीज चूज करेंगे, अब म्यूचुअल फंड में तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे ही आपने सोचा कि एसआईपी करनी है तो आपके सामने बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारी, और उसके अंदर भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए कुछ कैटेगरीज मैंने रखी हैं और बहुत ज़्यादा नहीं रखी हैं, केवल 4 कैटेगरीज यहाँ रखी हैं जो हायर एजुकेशन में बच्चे की अगर आप निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी सी ये हेल्पफुल रह सकती है। कैसे, उसको भी समझते हैं। सबसे पहली कैटेगरी मैंने यहाँ रखी है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप रखने का रीज़न क्या है? देखिए फ्लेक्सी कैप को मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह की रहती है? मान लीजिए आपने एसआईपी की 5,000 की या 10,000 की, जो आपका पैसा उनके पास जाएगा और लोगों का भी जाएगा, तो इसको स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में जब यहाँ निवेश होता है, जो टॉप 100 कंपनियाँ होती हैं हमारी, वो तो होती हैं लार्ज कैप में। ठीक है, यानी कि बड़ी कंपनियाँ हो गई। ठीक, उसके बाद 101 रैंक से जो कंपनियां स्टार्ट होंगी और 250 तक जाएंगी, ये कंपनियां होती हैं हमारी मिड कैप कंपनियां। ठीक है, जो लार्ज कैप से थोड़े से छोटे साइज की कंपनियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद
251 रैंक से लेकर और आगे जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ये आ जाती हैं हमारे स्मॉल कैप में। 3 कैटेगरीज होती है, इस तरह से इनमें आपका पैसा निवेश होता है। क्लियर है? अब फ्लेक्सी कैप में क्या है, फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि आप मार्केट कंडीशन को देखते हुए चाहे तो लार्ज कैप में निवेश कितना भी बढ़ा लीजिए, चाहे मिड कैप में कितना रख लीजिए, चाहे स्मॉल कैप में कितना रख लीजिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण यहाँ मार्केट की जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग फंड मैनेजर अपनी जो होल्डिंग्स है उनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या रहता है, फ्लेक्सी कैप फंड में नॉर्मली जो हमारे फंड मैनेजर होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की, जो स्मॉल कैप जैसे बहुत ज़्यादा रिस्की है उसमें बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करते हैं, वो थोड़े से स्टेबिलिटी पर फोकस करते हैं। जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, SGFC फ्लेक्सी कैप है, ये दोनों स्कीम्स अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप में अच्छा खासा एलोकेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे तो आप लार्ज कैप में भी निवेश कर सकते हैं। लार्ज कैप में अगर आप निवेश करेंगे तो लार्ज कैप में इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मान लीजिए अभी ऐसा मौका है मार्केट में कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशंस को बढ़ाया जाए तो रिटर्न्स बन सकते हैं। तो वहाँ लार्ज कैप में क्या होगा, सेबी का नियम आ जाएगा कि भैया 80% पैसा आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में ही रखना है, जबकि यहाँ कोई नियम नहीं है। आप मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना भी निवेश कर सकते हैं। इसीलिए ये फंड बच्चों की एजुकेशन के लिए, अगर आप 10 साल के आसपास का टाइम है आपके पास, 8 से 10 साल, तो ये स्कीम आपके लिए बढ़िया हो सकती है। ठीक है, इसीलिए फ्लेक्सी कैप मैंने यहाँ रखा है। अगला जो फंड है इंडेक्स फंड, अगली जो म्यूचुअल फंड स्कीम है इंडेक्स फंड। अब देखिए इंडेक्स फंड को रखने का कारण क्या है, ये लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड है। यहाँ जो एक्सपेंस रेशो है, जो चार्जेस आपसे लिए जाते हैं वो बहुत ही कम लिए जाते हैं और यहाँ फंड मैनेजर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए इंडेक्स, अब देखिए इंडेक्स में क्या होगा, आप चाहे तो टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स यहाँ चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पैसा सीधा टॉप 50 कंपनियों में निवेश हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो नेक्स्ट 50, 51 से लेकर 100 रैंक तक की कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो 101 से लेकर 250 यानी कि मिड कैप जो इंडेक्स है उसमें निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ इंडेक्स आपको मिल जाएगा। एक तो खर्चा आपसे कम लिया जाएगा क्योंकि लो कॉस्ट है और यहाँ फंड मैनेजर काम नहीं करते इसलिए भी खर्चा कम लिया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, मान लीजिए आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लिया, आपका पैसा सीधा सीधा इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में निवेश कर दिया जाएगा। जैसी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी ऐसे ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अब यहाँ बेनिफिट ये है कि इंडेक्स के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है कई बार वो रिटर्न्स इनसे ज़्यादा भी बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर होल्डिंग्स चेंज करते हैं तो रिटर्न्स ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन कई बार होल्डिंग्स चेंज करने की वजह से रिटर्न्स उतने बेटर नहीं बन पाते जितने एक इंडेक्स बना रहा है। तो ये भी 8 से 10 साल के लिए एक बढ़िया म्यूचुअल फंड कैटेगरी हो सकती है। अगर आपके पास समय है तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी बढ़िया कैटेगरी है क्योंकि यहाँ चार्जेस बहुत कम है, लो कॉस्ट पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो कैटेगरी है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। अब देखिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड मैंने इसलिए रखा है, मान लीजिए आपके पास समय 8 साल से थोड़ा सा कम बचा है, तब ये कैटेगरी आपके लिए बढ़िया हो सकती है। ये बढ़िया क्यों है, ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। यहाँ जो आपका पैसा निवेश होगा सिर्फ स्टॉक मार्केट में यानी कि सिर्फ इक्विटी में निवेश नहीं होगा, इक्विटी प्लस डेट में निवेश होगा। डेट में जो हिस्सा डेट में रहेगा वो पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ऐसी जगह निवेश होगा जहां से आपको रिटर्न्स मिलते रहे। इक्विटी में जो पैसा रहेगा स्टॉक मार्केट में जाएगा, वो पैसा थोड़ा सा रिस्क में जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ भी जो फंड मैनेजर हैं उनको फ्रीडम है कि वो आपका पैसा कितना डेट में रखेंगे और कितना इक्विटी में रखेंगे, तो ये स्विच कर सकते हैं इसको। इसलिए ये भी एक शानदार कैटेगरी आपके लिए हो सकती है। अगर रिटर्न्स देखेंगे बैलेंस एडवांटेज फंड के पास्ट में हमने बहुत बढ़िया यहाँ पर देखे भी हैं, तो ये भी एक बढ़िया कैटेगरी है। इसके अलावा एक कैटेगरी और मैंने रखी है चिल्ड्रन फंड्स। अब देखिए ये एक स्पेशल कैटेगरी है बच्चों के लिए, ये भी आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं ना, तो स्पेशल रिटायरमेंट फंड भी मिलते हैं, ठीक उसी तरह से चिल्ड्रन फंड्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ क्या है, एक चीज़ थोड़ी सी अलग है, बाकी कैटेगरीज के से अलग है। यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर को, ठीक है, वो आपका जो होल्डिंग्स है उनको स्विच कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ लॉक इन है। लॉक इन कितना है, 5 साल का, 5 इयर्स का लॉक इन है। जो पैसा आप निवेश करेंगे उसको 5 साल से पहले विड्रॉल नहीं कर सकते आप। कुछ चीज़ों में, कुछ मायनों में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं खुद भी यही आपसे कहना चाहूँगा, जब म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं भैया तो 5 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए, इससे कम समय के लिए क्या ही निवेश करेंगे आप। तो यहाँ
उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनके पास ड्यूरेशन 8 से 10 साल की है। एक चिल्ड्रन फंड भी वो ले सकते हैं, SBI का भी मिल जाएगा, HDFC का भी मिल जाएगा, काफ़ी सारे MCs ने ये निकाले हुए हैं, तो आप इनमें भी निवेश कर सकते हैं। इनके रिटर्न्स भी हमने देखे हैं, बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। लॉक इन मिलेगा 5 साल का, जो SIP करेंगे या लमसम करेंगे 5 साल तक वो पैसा लॉक रहेगा। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज मेनली बच्चों के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं इनको आप रख सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। चलिए अगला पॉइंट, 5000 SIP प्लान। अब मान लीजिए आपने देख लिया कि हाँ ठीक है, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपने प्लान किया कि मुझे 5000 रुपए की SIP अभी शुरू करनी है बच्चों के लिए। अब मैंने 4 कैटेगरीज आपको बताई, देखिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको फ्लेक्सी कैप बताया, मैंने आपको इंडेक्स फंड बताया, मैंने आपको एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बताया और मैंने आपको एक चिल्ड्रन फंड बताया। ठीक है, अगर आप देखिए चिल्ड्रन फंड ले रहे हैं तो आप एक फंड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है, वो स्विचिंग कर सकते हैं और 5 साल का लॉक इन है, उसमें भी निवेश कर सकते हैं। आप चाहे तो एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सी कैप आपने ले लिया, इसके साथ आपने एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ले लिया, इस तरह से आप एक कॉम्बिनेशन बनाकर भी निवेश कर सकते हैं। देखिए मैंने स्मॉल कैप को और मिड कैप को यहाँ नहीं ऐड किया है, कारण है कि आप बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए निवेश कर रहे हैं, वो थोड़ी सी रिस्की कैटेगरी है। किसी के पास 5 साल का समय है, किसी के पास 7 साल का समय है, हो सकता है किसी के पास थोड़ा और कम समय हो, इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप को शामिल नहीं किया है। इसके लिए फ्लेक्सी कैप को रख लिया है, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको एलोकेशंस मिल जाते हैं। ठीक है, अब 5000 का SIP प्लान है। अब देखिए इसको एक हम SIP कैलकुलेटर के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए आपने जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो आपने एक, चाहे तो आपने चिल्ड्रन फंड चूज कर लिया या फिर आपने एक कॉम्बो बना लिया। ठीक है, ज़्यादा फंड्स नहीं रखने, फंड्स कम रखने। चलिए मंथली जो हमारा निवेश है वो हमने रखा 5000 का। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम यहाँ केवल 12% रखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए समय हमारे पास 10 साल का है, तो जो 10 साल में 5000 रुपये की SIP 12% के रिटर्न्स पर 11,20,000 रुपये के आसपास का अमाउंट बना सकती है। लेकिन अब इसमें क्या है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं कि 10 साल बाद इसकी वैल्यू क्या रहेगी। अगर आप देखेंगे तो वो कितनी बचेगी, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, देखिए वो बचेगी कितनी, 8,20,000 रुपये। यानी कि जो पैसा आप मानकर चल रहे थे इतना है, उसकी वैल्यू 10 साल बाद 8,20,000 रुपये के आसपास ही बचने वाली है। तो इसी तरह से आपको अपने अमाउंट को भी धीरे धीरे इंक्रीज करना है, तभी आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जो 5000 की SIP है वो 12% के रिटर्न्स पर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं 10 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, तो ये जो है आपको लगभग 11 लाख रुपए की वैल्यू बनाकर यहाँ दे सकती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने निवेश को थोड़ा सा बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे है, आप स्टेप अप लगा सकते हैं, यानी कि आप 10%, 15% हर साल अपने निवेश को बढ़ाइए, क्योंकि 10 साल बाद 11 लाख रुपए की वैल्यू घटकर वैसे भी कितनी बन रही है, सिर्फ 8 लाख रुपए। इसको आप कैसे कर सकते हैं, सीधा एक स्टेप अप SIP कैलकुलेटर पर चलते हैं। जो आपका मंथली निवेश है पहले उसको लिखते हैं, चलिए, जो कि है 5000 रुपये। ठीक है, स्टेप अप हम यहाँ रख लेते हैं 10% का, यानी कि आप अपने निवेश को हर साल 10% से बढ़ा देंगे। थोड़ा गलत हो गया, चलिए इसको कर देते हैं 10%, और जो हमारी ड्यूरेशन है इसको भी हम कर देते हैं 10 साल। ठीक है, और यहाँ जो हम रिटर्न्स रख रहे हैं एक्सपेक्टेड, वो रख रहे हैं कितने, केवल 12% के। ठीक है, तो 12 साल में अगर आप यहाँ वैल्यू देखेंगे फाइनली कितनी देखने को मिल रही है, 16,87,000 रुपये, जबकि वहाँ 11 लाख ही बन रहा था। तो इस तरह से आप अपने निवेश को अगर धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आप एक बड़ी जो एक कॉर्पस है, बड़ा कॉर्पस है, वो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यानी कि स्टेप अप के बाद जो आपकी वैल्यू है वो लगभग 16 लाख रुपए के आसपास जा सकती है। इसलिए अपने निवेश को धीरे धीरे बढ़ाना यहाँ थोड़ा सा ज़रूरी है। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं, गलतियाँ जो हमें अवॉइड करनी है। सबसे पहला तो लेट स्टेज में इक्विटी होल्डिंग्स। मान लीजिए अब आपको लगा कि बच्चे की जो हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए उसके लिए 2 साल या 3 साल ही बचे हैं, तो इतने कम समय के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। ऐसे में डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स, इनका यूज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट के 2-3 साल में इक्विटी में निवेश कर देंगे, किसी वजह से मार्केट में गिरावट आ गई तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए लेट स्टेज में इक्विटी फंड्स में निवेश नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा फंड्स
थोड़ा सा ये, चलिए, ज़्यादा फंड्स ज़्यादा कन्फ्यूज़न। अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा फंड्स रखने नहीं है, नहीं तो बेकार का कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम कितने रिटर्न्स दे रही है, जबकि हमारा एक ही टारगेट है बच्चों की हायर एजुकेशन। तो एक फंड रखिए, 2 फंड रखिए, बस बहुत है, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फंड्स कम रखने हैं। सेम फंड्स फॉर एवरी गोल। अब देखिए, मान लीजिए आप गोल बेस्ड एसआईपी कर रहे हैं, एक आपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए रख लिया, एक आपने रिटायरमेंट के लिए रखा है, तो फिर अलग अलग स्कीम्स रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही फंड रखा हुआ है आपने कि उसी में से पैसा निकाल लेंगे, बच्चे की हायर एजुकेशन में काम आ जाएगा, फिर एसआईपी कंटिन्यू रखेंगे, वो मेरे रिटायरमेंट के लिए काम आ जाएगी। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो अलग एसआईपी रखिए, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं तो अलग एसआईपी रखिए। इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये मैंने आज की वीडियो के लिए रखा था कि बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आप किस तरह से एक म्यूचुअल फंड स्कीम चूज कर सकते हैं, कैसे आप एक फंड बना सकते हैं बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए क्या एसआईपी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।